अगले 12 घंटों में ये पूरा शहर इस सेंचुरी की सबसे बड़ी किडनैपिंग का शिकार होने वाला है। पुणे 1976 तक भारत का सबसे पीसफुल शहर था, पर ये 4 कॉलेज स्टूडेंट्स आज इस शहर को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये कहानी है एक अनबिलीवेबल किडनैपिंग की और शुरुआत एक नए डर की, एक डर जिसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अक्टूबर 1976 में। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। बहुत दिनों से इन घटनाओं को हम अत्यधिक धैर्य से देखते रहे। अब हमें इनके नए कार्यक्रमों का पता चला है। कानून और व्यवस्था को चुनौती दी गई है। फर्स्ट अक्टूबर की रात को विजयनगर कॉलोनी का एक घर अचानक शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो पूरा शहर कुछ सेकंड्स के लिए थम गया। घर के 3 नोन रेसिडेंट्स जमीन पे ढेर, लाइफलेस। पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मधुसूदन हुलियाकर ने फौरन उस घर को एक इन्वेस्टिगेटिव साइट डिक्लेयर कर दिया और फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया, पर फॉरेंसिक टीम को एक ब्लू नायलॉन रस्सी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना ही दरवाजे से कोई फोर्स्ड एंट्री के सबूत। ऐसा लग रहा था कि बाहर का कोई आदमी अंदर आया ही नहीं था। तो क्या ये फैमिली होमिसाइड का केस था? इस पूरे केस में सिर्फ एक ही बात स्टैंड आउट कर रही थी, घर से सारे पैसे और गहने गायब थे। शाम तक सारी डिटेल्स को एनालाइज करते हुए इसे लूट एंड रन का केस डिक्लेयर कर दिया गया, पर लूट एंड रन का सबसे जरूरी एविडेंस गायब था। नेबर्स में से किसी ने ना कुछ सुना था ना देखा। हो क्या रहा था यहाँ? इंस्पेक्टर हुलियाकर के माइंड में एक पॉसिबिलिटी आई, एक पॉसिबिलिटी जिसको चाह के भी एडमिट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी का मतलब होगा पुणे को अनसेफ डिक्लेयर करना। पर उनको कोई आइडिया नहीं था कि अगले कुछ महीनों में जो होने वाला है उनके सारे एक्सपेक्टेशंस को इन सब की शुरुआत होती है एक किडनैपिंग से। अभिनव कला महाविद्यालय कॉलेज का एक स्टूडेंट 14 जनवरी को कॉलेज से घर वापस नहीं आया। जब पेरेंट्स को किडनैपर्स की तरफ से एक लेटर मिला तो पुलिस ने तुरंत पूरे शहर को छान मारा। महीनों खोजने पर भी प्रकाश का कुछ पता नहीं चला। न किसी ने उसे कहीं जाते देखा, न पुलिस को कोई लीड मिली। लड़का सीधे गायब ही हो गया। पुलिस ने उसको मिसिंग बताकर केस क्लोज कर दिया। जिस दिन प्रकाश के लापता होने की खबर कॉलेज और पूरे शहर में फैली, ठीक उसी ही दिन उस कॉलेज के 4 सीनियर स्टूडेंट्स पुणे शहर छोड़कर 280 किलोमीटर दूर कोल्हापुर निकल गए। ठीक 1 महीने बाद कोल्हापुर से एक नया पुलिस अलर्ट जारी किया गया। कोल्हापुर के सबसे बड़े बिजनेसमैन एस अग्रवाल के घर एक अटेम्प्ट टू का केस सामने आया। केस काफी सरप्राइजिंग था। पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 लोग अग्रवाल के घर के अंदर घुस गए। ना उन्होंने घर के सामने का दरवाजा खोला, ना खिड़की खोली। अग्रवाल रिपोर्ट करते हैं कि नींद से उनको किसी ने उठाया और इससे पहले वो कुछ कर पाते 4 लोग उनके सामने खड़े थे। अग्रवाल ने घबराकर अपने बेड के नीचे रखा एक रिवॉल्वर निकाला और उन पे शूट किया, और अगले कुछ सेकंड्स में ही वो चारों घर से भाग गए। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, पर उन्हें एक ब्लू नायलॉन रस्सी के अलावा और कुछ नहीं मिला, जो भागते वक्त उनमें से किसी के हाथ से गिर गया था। 2 महीने गायब रहने के बाद जयकाल और उसके 3 दोस्त ने अभिनव कला महाविद्यालय कॉलेज को वापस ज्वाइन कर लिया। दिलीप, संतराम और मुनावर रेगुलर कॉलेज जाने लगे, पर जयकाल महीनों तक कॉलेज से गायब रहा। 6 महीने आउट ऑफ टच रहने के बाद अचानक जयकाल ने बाकी 3 दोस्तों को अपने टीम सेट पे बुलाया। जयकाल का कहना था कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद उनको कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस प्लान को कल ही उन्हें अंजाम देना था। इसी प्लान का अल्टीमेटम हमने देखा 31 अक्टूबर को द जोशी फैमिली मैसेकर में। इंस्पेक्टर हुलियाकर ने जब फाइनली जोशी फैमिली पे अपनी केस रिपोर्ट सबमिट की तो उससे एक क्लियर एजम्पशन निकाला गया, ये एक फैमिली मैसेकर है। पर एविडेंस के नाम पे एक ब्लू नायलॉन रस्सी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। इस केस से एक बात साफ थी, शहर में अब कुछ ऐसे क्रिमिनल्स घूम रहे थे जिनसे ना ही वहाँ के लोग और ना ही
वहाँ की पुलिस डील करने में केपेबल थी। नवंबर में ये रिपोर्ट पब्लिकली न्यूज़पेपर्स में लीक हो गई। उस समय देश में इमरजेंसी चल रही थी। शहर में अनरेस्ट के साथ साथ एक अजीब सा डर का माहौल था। लोगों ने अपने साथ सेल्फ डिफेंस वेपन रखना शुरू कर दिया। विजयनगर कॉलोनी में तो लोग महीनों तक घर से बाहर निकले ही नहीं। पर इससे पहले पुलिस इस सिचुएशन को काबू में करती पुणे में एक और इंसिडेंट होता है। केस फाइलिंग्स के अकॉर्डिंग जोशी मर्डर्स के बाद जयकाल और उसका ग्रुप ऑल टाइम हाई पे थे। उनके काम को नेशनल और शहर के सभी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया। इन न्यूज़पेपर्स से उन्हें ये भी पता चला कि पुलिस के हाथ उनके आगे कोई सबूत नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस ग्रुप ने एक और हमला किया, इस बार यशोमती बाफना के घर। जयकाल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें लगा कि यशोमती अकेले रहती और उसके घर में हमला करना आसान होगा। पर वारदात वाले दिन उन्हें पता चलता है कि घर में 2 नौकर और भी काम करते हैं। यशोमती और उनके हाउस हेल्प ने बहुत ही बहादुरी से उन चारों का सामना किया और मार भगाया। एक बार फिर जब पुलिस इंसिडेंट साइट पे पहुंची तो उन्हें वही ब्लू नायलॉन रस्सी मिली जो उन्हें बाकी सब जगह मिली थी। और साथ ही यशोमती में एक आई विटनेस अटैकर्स का एक रफ स्केच भी बनाया गया, पर इससे उनके आइडेंटिटी का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जयकाल के टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग पूरा ग्रुप इस इंसिडेंट के बाद से ही हिल गया था। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बाकी तीनों का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाएगा। प्लान के फेलियर को लेके ग्रुप में एक डिससैटिस्फैक्शन और अनरेस्ट बढ़ रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया है। और इन सब का कल्मिनेशन हमने देखा 1 दिसंबर 1976 को द अभयंकर फैमिली के घर। अब पुणे में द अभयंकर फैमिली का काफी नाम था। उनके पूरे शहर में सबसे अमीर घरों में से एक माना जाता था। पिछले 3 दिनों से जयकाल इस घर के आसपास ही घूम रहा था। जयकाल चाहता था कि जब वो हमला करे तो फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर गजानन अभयंकर घर पे ना हो। 1 दिसंबर के रात को आखिर उन्हें वो चांस मिल ही गया। गजानन और उनकी वाइफ बाहर डिनर करने गए और घर पे सिर्फ उनके बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे थे। जयकाल और उसके ग्रुप ने रोड के सुनसान होने का वेट किया। फिर मौका देखते ही वो अंधेरे से निकलकर घर के तरफ बढ़ जाते हैं। रात को 2 घंटे बाद जब गजानन फाइनली अपनी घर का दरवाजा खोलते हैं तो उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। 4 मासूम जाने जमीन पर पड़ी, सभी की सांसें रुकी हुई, जमीन रक्त से सना हो। और उन्हें साइड पे ठीक वही ब्लू नायलॉन रस्सी दिखी जो उन्हें जोशी के घर पे भी दिखी। अगली सुबह पुलिस डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया पुणे में एक सीरियल का ग्रुप एक्टिव हो चुका है। पुणे अगले कुछ महीनों के लिए सिर्फ एक ही इमोशन फील कर पा रहा था, डर। लोग तरह तरह के रूमर्स फैला रहे थे। इसमें से सबसे पॉपुलर था कि इस इंसिडेंट के पीछे किसी इंसान नहीं बल्कि एक असुर का हाथ है, वरना अभयंकर जैसे रिलीजियस फैमिली को क्यों हार्म करेगा। और अगर ये काम इंसान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा है। डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 6 बजे तक सभी मार्केट्स खाली हो जाते थे। ना कोई किसी अनजान इंसान पे भरोसा करता और ना कोई किसी की हेल्प। पुलिस हर एक चेक पॉइंट पे मौजूद थी। देश में इमरजेंसी होने के बाद भी पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। ग्रुप में ऑपरेट करने वाले पहले इंटरनेशनल सीरियल होने की वजह से इन्हें इंटरनेशनल मीडिया से भी अटेंशन मिली। 4 लोग जिनको कभी किसी ने देखा भी नहीं था आज दुनिया के सबसे फेमस क्रिमिनल्स बन गए। और इन सब के बीच इस ग्रुप ने अपनी पहली गलती कर दी। अभी तक इस ग्रुप के क्राइम्स को करने का मोटिव हम शायद पिन पॉइंट कर सकते थे, पैसा, गरीबी, पर्सनल एम्बिशंस। पर अभयंकर के इंसिडेंट के सिर्फ 3 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जो इस बात का सबूत था कि अब इनके लिए क्राइम एक आदत बन चुका है। इनकी साइकी इस कदर बदल गई थी जहां इन्हें किसी को मारने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं थी। मार्च 1977 में अभिनव कला महाविद्यालय से एक और स्टूडेंट अनिल गायब हो गया। शहर की सिचुएशन को देखते हुए तुरंत ही मिसिंग पर्सनल कंप्लेंट फाइल की। पर अगले ही शाम उनका सबसे बड़ा डर सही साबित हुआ जब मुला मुठ्ठा रिवर से पुलिस को उसकी बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 2 चीजें सामने आती। फर्स्ट, डेथ एक दिन पहले ही हुई। इससे पुलिस को यह पता चल जाता है कि ये ग्रुप पुणे का ही है। सेकंड, बॉडी से एक ब्लू नायलॉन रस्सी बरामद हुई। पुलिस श्योर हो गई कि ये काम भी इसी ग्रुप ने किया है। इंस्पेक्टर हुलियाकर ने तुरंत ही पूरी पुलिस फोर्स को हरकत में लाया। अगले ही दिन पुलिस कॉलेज
गेट्स पे थी और सभी स्टूडेंट से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम सामने आया, जयकाल। किसी स्टूडेंट ने अनिल को आखिरी बार जयकाल के बाइक पे बैठते देखा था। पुलिस ने तुरंत जयकाल को स्टेशन बुलाया। ये महीनों में उनकी पहली लीड थी, पर जयकाल ने बोला कि वो अनिल से कभी नहीं मिला। उस दिन वो अपने 3 दोस्तों के साथ था। कंफर्म करने के लिए पुलिस ने तीनों को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया। इंस्पेक्टर हुलियाकर एक एस डिटेक्टिव भी थे। उन्होंने तीनों दोस्तों को अलग अलग ले जाकर फ्रेंडली टोन पे उनसे बात की। अब तीनों के नरेशन में बहुत बड़ा अंतर था और जयकाल के डिस्क्रिप्शन से तो बिल्कुल अलग, पर हुलियाकर ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया और उन्होंने तीनों को छोड़ दी। फिर वो दोबारा जयकाल के पास आए। उन्होंने कंफर्म किया कि जयकाल सच बोल रहा है और उसे खाना ऑफर किया। कुछ देर बाद वो जयकाल की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं है, वो परेशान है। ऐसे में जयकाल अगर अपना तेज दिमाग चलाकर उन्हें कोई बता सके या कोई हेल्प कर सके तो पुलिस उनके फेवर में रहेगी। जयकाल ने बेट ले लिया। उसने बोला कि रिसेंटली हुए अनिल और प्रकाश के मर्डर में उसे एक बात कॉमन दिख रही कि दोनों ही अभिनव कला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, तो इन क्रिमिनल्स के ग्रुप का रिलेशन उसी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। पिछले 1 साल में पहली बार हुलियाकर सरप्राइज्ड हो। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जयकाल को उसी शाम छोड़ दिया गया, पर इंस्पेक्टर हुलियाकर के लिए ये सिंपल सी बात बहुत बड़ी रेवलेशन बनी। आज तक पुलिस ये सोच रही थी कि प्रकाश लापता है, घर से भाग गया है। प्रकाश के बाद किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं, पर यहाँ राजेंद्र जयकाल अनजाने में ये बात कंफर्म कर रहा था। उसी रात पुलिस जयकाल के 3 सेट पे इन्वेस्टिगेट करने गई। वहाँ उन्हें वो ब्लू नायलॉन रस्सी और ग्लव्स मिले। एक एक करके चारों को अरेस्ट किया गया। यशोमती बाफना ने उनके फेसेस को कंफर्म किया और केस की पहली आई विटनेस बनी। एक दिन में पुलिस के पास सारे सबूत, आई विटनेस और क्रिमिनल्स सब कुछ था, पर जस्टिस अभी बहुत दूर था। अगले ही दिन फ्रंट पेज पे खबर निकलती, द किलर्स आर कॉट। पर हमारे जस्टिस सिस्टम को 6.5 इयर्स और लग जाएंगे इन क्रिमिनल्स को सजा देने में।